नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर को लिखना कैसे है, उन चीज़ों को समझाने का प्रयास बहुत ही बारीकी के साथ और आपकी अपनी भाषा में किया जाएगा। तो यह वीडियो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को हमने रखा है जो पिछले 2 वर्षों में या पिछले 3 वर्षों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस की श्रृंखला मैंने कलेक्शन कर लिया है और जल्द ही और भी मॉडल पेपर ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये महामैराथन क्लास भी आप कह सकते हैं, जिसमें 8 इकाइयों से बनने वाले इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, आपने यूनिट वाइज क्लास तो आपने देखी होगी, कई सारे यूनिट मैंने पढ़ाई हुई है। बाकी आपको ऐसे जब रिवीजन क्लास इस टाइप की मिलेगी, ये मॉडल पेपर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपको तीव्र गति से चीज़ों को समझाऊंगा। जैसे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस अपने आप में एक टॉपिक को डिनोट करेगा, तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर होता चलेगा। मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। यही सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे और आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो उसमें आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानना होता है। ठीक है, कार्यालय माने क्या होता है? ऑफिस, यानी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में हम प्रयोग करते हैं, यानी ऐसी हिंदी जिस हिंदी का प्रयोग पत्राचार में, सरकारी पत्र लिखने में, अर्ध सरकारी पत्र लिखने में, कार्यालय ज्ञापन लिखने में, प्रेस विज्ञप्ति लिखने में, या समाचार पत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, या सरकारी कार्यालय या बैंक वगैरह में, या फिर ऐसे प्रशासनिक तमाम सारे शब्द होते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है चीज़ों में जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्राचार होता है, विभिन्न माध्यम के पत्राचार में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालयी हिंदी कहलाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बेसिकली आपको जानना है और कंप्यूटर के बारे में समझना है। कंप्यूटर में हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, कंप्यूटरीकृत किस तरीके से, टंकण मुद्रण किस तरीके से हिंदी के तमाम फांट आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखें, इकाई नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इकाई नंबर 4 में आपको 5 टॉपिक आपको ऐसे पढ़ने होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में उन 5 टॉपिक से कम 10-10 नंबर के या 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और वो इकाई नंबर 4 आपकी बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें आपको प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन, ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, और इन 5 टॉपिक को अभी मैं बताऊंगा, मतलब कि इसमें पल्लवन के बारे में क्या है, प्रतिवेदन क्या है, संक्षेपण क्या है, ये सब तो आप समझेंगे। और इसके अलावा कार्यालय ज्ञापन क्या है, मतलब तमाम प्रकार के, मतलब 8 यूनिट से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो क्वेश्चन संक्षेपण वगैरह हैं इकाई नंबर 4 में से संबंधित हैं। ठीक है, समझें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी बन सकता है। प्रश्न है, संक्षेपण की परिभाषा दीजिए। संक्षेपण नाम से स्पष्ट क्या होता है? संक्षेपण, संक्षेप माने होता है कम शब्दों में एक प्रकार से किसी भी बड़ी विषय वस्तु को बयां करना। जैसे कोई 300 पन्ने का निबंध लिखा हुआ है, उस 300 पन्ने के निबंध को कोई लेखक नहीं पढ़ना चाह रहा, कोई पाठक नहीं पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, चूंकि उसके पास समय अभाव है, समय की कमी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, गूगल पर सर्च करेगा कि गोदान उपन्यास का सार या सारांश या उसका जो संक्षेपण होगा, उसकी कथा वस्तु को पढ़ लेगा बस, यानी उसकी मूल चीज़ों को पढ़ लेगा। यानी जो एक प्रकार से संक्षेप करता जो होता लिख देता है। यानी कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो गोदान निबंध को पढ़ लिए हैं और उस गोदान निबंध को पढ़ने के बाद में उसको जो है 10 पेज में या 15 पेज में उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उस चीज़ को, पूरी की पूरी कहानी को एकदम से सिस्टमेटिकल वे में तो नहीं, लेकिन हाँ मूल उद्देश्य जो कहानी का रहा है उसको बयां कर देते हैं। मूल कथ्य को प्रकट करती हुई वह एक प्रकार से छोटी रचना प्रस्तुत होती है, वही संक्षेपण होता है। संक्षेपण जो होता है वह एक प्रकार से किसी बड़ी विषय वस्तु को हम जब छोटे भाग में लिखते हैं, या जो है समय अभाव वाले व्यक्तियों के लिए जब कोई चीज़ छोटा करके बताया जाता है, जैसे पूरे की पूरे दिन की न्यूज हो गई, जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो प्रधानमंत्री के जो पीओ या फिर जो उनके सलाहकार होते हैं, पीए वगैरह, वो उनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बताते हैं कि भैया आज ये चीज़ें हुई हैं। या ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो एक प्रकार से बताते हैं, उनके जो संक्षेपकर्ता होते हैं कि भाई आज पूरे दिन की ये खबर रही है, ये सब हुआ है। ठीक है, यही सब चीज़ होता है एक संक्षेपकर्ता का मतलब। अब देखें,
विभिन्न विद्वानों के द्वारा संक्षेपण की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। पहले विद्वान है बाबू जेबीसी बर्नार्ड। जेबीसी बर्नार्ड कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त माने होता है एक बड़ा भाग, लेकिन एक सुनियोजित इतिवृत्त होता है जो एक किसी लिखित सामग्री के जो आधारभूत तथ्य होते हैं उनका संक्षिप्त यानी छोटा करके उन आधारभूत तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है जिनके आधार पर पूरी रचना लिखी हुई है, उनका संक्षिप्त यानी छोटा करके सुनियोजित एक सही तरीके से एक वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग करके उसको छोटे चीज में लिखा जाता है। ठीक है, जो बड़ी विषय वस्तु उसको छोटा करके लिखना ही संक्षेपण कहा जाता है। दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा जी और प्रोफेसर केसरी कुमार जी। इन दोनों ने कहा, मिल संयुक्त परिभाषा है, कहा कि संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण कह सकते हैं या बड़ी मूर्ति का लघु अंकन कह सकते हैं, यानी कोई बड़ी मूर्ति उसको हम छोटी मूर्ति के रूप में कन्वर्ट करें, या किसी बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं, यानी किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण कह सकते हैं उसी को, या बड़ी मूर्ति का छोटा अंकन कह सकते हैं, या फिर बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के चाहे वो किसी मूर्ति की बात हो तो वो भी संक्षेपण हो गया, यहाँ पर भी मूर्ति कोई बड़ी मूर्ति उसको छोटे फॉर्म में उसी जैसा बना देना ही संक्षेपण होता है। बड़े चित्र कोई बड़ा चित्र है उस चित्र को छोटे चित्र में बना करके बता देना वो भी एक प्रकार से संक्षेपण है। ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ा ग्रंथ है उसको छोटा करके लिख देना भी संक्षेपण है। लेकिन जब हम लिखित टाइप की बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं संक्षेपण का मतलब तो यही होता है बड़े ग्रंथ का छोटा या संक्षिप्त संस्करण। ठीक है, इसके अंदर तीसरे विद्वान आते हैं शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी। ये कहते हैं कि संक्षेपण वह रचना का रूप होता है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है, यानी सार को गहलिए और थोथा दिए उड़ाए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको शामिल करके बाकी जो मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उनको बयां नहीं करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को बयां करते हैं। कहने का तात्पर्य किसी बड़ी विषय वस्तु को जब हम छोटे लिखते हैं, छोटे में लिखते हैं तो वही प्रक्रिया संक्षेपण कही जाती है। बेसिकली यही होता है संक्षेपण का मतलब। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके ठीक विपरीत जो होता है वो होता है पल्लवन, भाव पल्लवन जिसको कहते हैं या विस्तारण कहते हैं। ऐसे कोई दोहा लिखा हुआ है जैसे बिहारी लाल का दोहा, अभी पल्लवन के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बता देंगे। तो पल्लवन जो होता है छोटी विषय वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके उसको एक बड़े फॉर्म में समझा बुझा करके लिखना ही आपका क्या होता है, पल्लवन होता है। आगे देखें, चले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में खूब पूछा गया है परीक्षाओं में। संक्षेपण के लाभ बताएं। और दीर्घ उत्तरीय में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये इसको लेकर के कि संक्षेपण की परिभाषा को देते हुए उसके लाभ को बताइए। ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपका बन जाएगा। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिला लें तो दो क्वेश्चन मिला करके दीर्घ उत्तरीय का बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण के कई लाभ हैं। पहला लाभ होता है इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। जिनके पास समय कम होता है वो कम समय में बहुत बड़ी जानकारी ग्रहण कर पाते हैं। आज के विश्व में सबसे अधिक मूल्य समय का है तथा संक्षेपण समय की बचत करता है। मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर संक्षिप्त रूप पढ़ लेना पर्याप्त होता है लोगों के लिए, क्योंकि अपेक्षित जानकारी हमको संक्षेपण से भी प्राप्त हो जाती है। यदि आवश्यक हो तो मूल पाठ या उसके अंश पढ़े जा सकते हैं, अगर नहीं आवश्यक हुआ तो केवल संक्षेपण को पढ़ करके काम चलाया जा सकता है। तो इससे पहली बात तो समय की बचत होती, पहला लाभ संक्षेपण का। नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा लाभ ये होता है पाठक वृद्धि में सहायक होता है। क्योंकि जब कोई बड़ी रचना होती तो उसको जो पढ़ने वाले होते हैं, पाठक होते हैं, वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक प्रकार से पाठकों की संख्या में वृद्धि तब होगी जब उसको छोटा करके थोड़ा सा रोचक बना करके लिखा जाएगा। तो बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। महाभारत, चंद्रकांता संतति जैसे जो बड़े बड़े एक प्रकार से नाटक हैं, जैसे विशालकाय ग्रंथों को पढ़ने का समय आज किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि विशालकाय लेकिन लोकप्रिय ग्रंथों के छात्र संस्करण जो है प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, पॉकेट संस्करण प्रकाशित होते हैं जिसको आप जेब में रख करके पढ़ सकते हैं, या ऐसे छोटे छोटे, पॉकेट माने होता है छोटी चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही सार संक्षेप प्रकाशित होने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि बड़े ग्रंथों को हम कम समय में भी जान पाएं। इससे इन कृति या इन रचनाओं के या इन कृति ग्रंथों के पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई और लोग इन चीज़ों को पढ़ने में रुचि लेने लगे हैं। ठीक है, तो क्या होता है पाठक वृद्धि में सहायता भी करता है संक्षेपण।
तीसरा जो इसका लाभ होता है बेटा, वो ये लाभ होता है कि लेखन सामग्री की भी बचत होती है। इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको बड़ा नहीं लिखना पड़ता, जैसे पन्नों की बचत होती है, स्याही की बचत होती है, ठीक है, कलम की बचत होती है। आकार छोटा होने के कारण से संक्षेपण लिखने में कागज, कलम, इन सभी लेखन सामग्रियों की बचत होती है। तो ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ ये होता है संक्षेपण का कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा, यानी पाठकों के अनेक वर्ग होते हैं। साहित्य का पाठक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से बच जाता है और अधिकारी वर्ग मूल पत्र के स्थान पर छोटा सा संक्षेपण पढ़ करके पूरे पत्र की जानकारी को जान पाते हैं, अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो उनको जानना चाहिए उसको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात पाठक को इससे अत्यधिक सुविधा होती है, समय की बचत होती है, बहुत ही कम समय में सारी चीज़ों को जान पाता, समझ पाता है। पांचवा लाभ ये होता है कि रख रखाव में सुविधा होती है। अब बड़े बड़े ग्रंथों को, पहले ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, इसको 2-3 जो है कुंटल का होता था, या ठेले पर लाद करके, या फिर उसको डल्लफ, या फिर उसको ट्राली पर लाद करके लोग ले जाते थे, ऐसे ग्रंथ होते थे, ठीक है। लेकिन अब उसको कम समय में लिखा गया या कम कागजों में, तो कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते रहते हैं, जिनकी भरमार से गट्ठर बन जाते हैं। इस स्थिति में संक्षिप्त रूप लिख करके फाइल में उसको सुव्यवस्थित रूप से आप रख सकते हैं, और बड़ी से बड़ी जानकारी छोटी छोटी फाइलों में उसको आप रख करके कागज की भी बचत कर सकते हैं और स्थान की बचत भी कर सकते हैं, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसको फाइल को निकाल करके उस मूल पृष्ठ को पढ़ते हैं जिसको आपकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के लाभ होते हैं संक्षेपण से। रख रखाव में सुविधा, अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा होती है, लेखन सामग्री की बचत होती है, पाठक वृद्धि में सहायक है और समय की बचत करता है। तो ये होता है आपका संक्षेपण, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सारा पॉइंट अगर आपको मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में वीडियो चाहिए, जैसे आपने देखा होगा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 2 की क्लास आपकी संपन्न हो चुकी है, ठीक है। और भी यूनिट की क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा आपका ये रिवीजन क्लास चल रहा है, इसमें सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और आंसर हैं। ऐसे ही यूनिट 1, यूनिट 2 की ऑब्जेक्टिव की भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ हिंदी का। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार हो रही हैं, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ हो रहा है। तो जिनको जुड़ना है फटाफट से जुड़ करके क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाए। 9161 93 60 62 पर एसएमएस करें, आपको पीडीएफ सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर पीडीएफ सुविधा के लिए बेसिकली ये व्यवस्था की गई, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट की नेम लिख दीजिएगा, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपये सेंड करने हैं, मात्र और मात्र आपको यहाँ पर 100 रुपये जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे, ठीक है। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको करना होगा। आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी जो है सेंड करवा सकते हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लेक्चर्स की मिलेंगे, लिंक मिलेगी, उसमें जाएगी कि आज 8 बजे से क्लास होगी, 9 बजे से होगी। उसके बाद में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में उस वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पर आपको एमसीक्यूज टाइप के पीडीएफ भी मिलेंगे और आपके लिखित टाइप के भी पीडीएफ मिलेंगे, यानी दोनों टाइप के पीडीएफ अवेलेबल है हमारे पास। दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगे और केवल हिंदी का ही नहीं बेटा कि केवल हिंदी का आपको मिलेगा 100 रुपये में, नहीं। इसमें क्या किया गया, हिंदी तो मिलेगा ही, यानी जो सब्जेक्ट आपका है, मतलब सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे हिंदी तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट, केवल ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना इसी वजह से नहीं, जियोग्राफी में जियोग्राफी वाला आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 3 आपके सब्जेक्ट मेजर में होंगे लगभग में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते मेजर में। एक आपका माइनर में होता है तो माइनर का भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर, मेजर और एक आपका होता है को करिकुलर, ठीक है, जिसको आप अनिवार्य कहते हैं, ठीक है। तो को करिकुलर का भी आपको मिल जाएगा। को करिकुलर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। इसकी परीक्षा हमेशा और हमेशा सभी विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव ही होती है, एमसीक्यूज टाइप ही होगा। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 100 के 100 आपको करने होते हैं। मतलब जो आपका मन होगा करेंगे, जो आपका मन होगा नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेजर में 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, माइनर में 1 सब्जेक्ट होता है। तो इन सभी की यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी बेहतर अंदाज में तैयारी हो जाएगी, बस उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप अगर चाहें तो बुक या सीरीज अगर नहीं भी लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कहीं पर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप देखें तो एक सीरीज का दाम कितना लगभग में पड़ेगा, आपका 60 रुपीज़ पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं या हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से भी आप आसानी से पढ़ पाएंगे और चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप 5 सब्जेक्ट की लेंगे तो कम से कम 6 पंचे 30, आपका 300 रुपये जा रहा है।
और अगर आप बुक लेंगे तो एक सब्जेक्ट की बुक लगभग में आपकी 2 से 250 रुपये की बुक आती है, ठीक है। 200 मान कर चलो तो 5 सब्जेक्ट कितनी हो गई, लगभग 1000 रुपये आपके बैठ ही रहे हैं। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको पाँचों सब्जेक्ट के मात्र 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो आपके लिए व्यवस्था क्या होगी, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा बेटा। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट से एडमिशन ले लें, क्योंकि जितना जल्दी आप जुड़ेंगे आप ही का फ़ायदा होगा। हमारे अब ये बता दूं कि ये आपका जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु का भी अब यही पेपर होगा, चूँकि यही, नहीं तो इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता था। लेकिन चूँकि बदल इसलिए दिया गया चूँकि अब जो मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया सिलेबस, हिंदी साहित्य का इतिहास सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, बाकी सारा चीज़ वही पढ़ना होता है। इसके लिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा रखा है, तो वो आपके पास वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सिद्धार्थ से होंगे तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास वाला भी सेंड कर दिया जाएगा, ये भी सेंड कर देगा, जो भी आप कहेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा। क्योंकि जैसे MLK PG कॉलेज या कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है बता दिया गया कि भाई वो राम मनोहर लोहिया का सिलेबस फॉलो करे। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। MJPRU बरेली, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा BU झांसी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गया, आजमगढ़ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, ठीक है। उन सभी की तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सभी की तैयारी आपके चैनल पर बहुत ही बेहतर अंदाज में करवाई जाती है। इसके अलावा DDU वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि DDU वाले बच्चों का भी आपका लगभग में हिंदी काव्य पड़ेगा, ठीक है। उनको हिंदी काव्य पढ़ना है, तो हिंदी काव्य मैंने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा रखा है, तो उसका भी एक प्रकार से अलग मॉडल पेपर मैं दूंगा। तो इसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैंने आपको बता दिया। तो मिलेंगे, मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर मात्र 100 रुपीज़ में। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS करके जुड़ जाए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, 91 61 93 62 पर SMS करें, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखें, संक्षेपण का आपने अर्थ समझा, परिभाषा समझी, संक्षेपण के आपने लाभ समझा, संक्षेपण की विशेषताएं थोड़ा सा जान लें। तो यहाँ से आपका संक्षेपण पूरा चैप्टर में खत्म हो गया, क्योंकि संक्षेपण इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं आपका। संक्षेपण का परिभाषा अर्थ हो ही गया, संक्षेपण की आपने गुण समझ ही लिया, संक्षेपण की विशेषताओं को समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया संक्षेपण वाला, ठीक है। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। संक्षेपण की विशेषताएं बताएं। देखिए, एक अच्छे और सर्वांग पूर्ण संक्षेपण की अधोलिखित गुण या विशेषताएं हो सकती हैं। चाहे क्वालिटी पूछे चाहे आपकी विशेषताएं पूछे, बात एक ही है, ठीक है। पहला इसकी विशेषता संतुलित आकार या विशेषता। देखिए, संक्षेपण का आकार संतुलित होना आवश्यक, संतुलित माने ठीक ठाक होना। नियमानुसार मूल अवतरण का यह 1/3 हो सकता है। किसका मूल अवतरण? मान लेते हैं कि 1/3, मान लेते हैं कि 100 पृष्ठ में अगर मूल पृष्ठ लिखा हो, 100 पृष्ठ में कोई पुस्तक लिखी है तो इसका 1/3 हो, 100 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 100 गुणे 1/3, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे, लगभग 33 पेज में आपको लिखा होना मिलना चाहिए, ठीक है। यदि इस सीमा से इसका आकार बढ़ता है तो उसे अच्छे संक्षेपण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। हाँ, इससे 33 से घट सकता है, लेकिन 33 पन्ने से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी 33 से आपका घट जरूर सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था आपके लिए की गई है। संक्षेपण यही होता है। क्लियर, बेसिकली समझ में आ गया। यानी कि मूल अवतरण जो है जिसका आपको संक्षेप करना है, उसका जो है 1/1/3 होना चाहिए, ठीक है। 1/3 हो सकता है मूल अवतरण का, उससे अधिक नहीं हो सकता है। उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता आप देखें बेटा, दूसरी विशेषता है परिपूर्णता। संक्षेपण में अपने आप में जो भी अंश मूल अवतरण में हो वो अपने आप में पूरी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। यानी संक्षेपण की दूसरी विशेषता इसका परिपूर्ण होना होता है। अन्य शब्दों में इसमें मूल अवतरण के सभी आवश्यक तथ्य जो मूल अवतरण में थे उनका समावेश होना चाहिए। यदि कोई आवश्यक तथ्य छूटता है या अनावश्यक तथ्य और आगे से जोड़ दिया जाता है संक्षेपण में, तो फिर वह संक्षेपण को संज्ञा उसको नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं और जो तथ्य उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट है उसको नहीं छोड़ना है, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्लियर, चलें। तो परिपूर्णता होना जरूरी है। तीसरी विशेषता है विचारों की स्पष्टता, यानी विचार एकदम से स्पष्ट हो, क्लियर कट हो इसमें, ताकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको समझ में तुरंत आ जाए। देखिए, संक्षेपण इसीलिए किया जाता है कि उसमें निहित विचार स्पष्ट हो। विचारों की स्पष्टता के कारण ही वह मौलिक रचना के रूप में स्वीकार्य होता है। संक्षेपण की अस्पष्टता की स्थिति में मूल रचना की अपेक्षा
होगी जो संक्षेपण के बाद अप्रासंगिक हो सकती है। यानी कि विचारों की स्पष्टता इसमें होनी चाहिए, ताकि एक प्रकार से जो भी विचार मूल अवतरण में है वो एकदम से स्पष्ट हो, ताकि उसको लोग पढ़ करके पूरी चीज़ों को जान पाएँ। इसके अलावा भाषा वैशिष्ट भी होना चाहिए। देखिए, संक्षेपण विचारों का संक्षेप होता है, यानी विचारों को छोटा करके लिखना होता है। अतः भावात्मक तथा अलंकारिक अंशों का त्याग होना चाहिए। इसमें आप इमोशनली या फिर कोई चमत्कारिक शब्द ना लिखें, या अलंकार बढ़ाने के लिए जो है कुछ मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग आप ना करें। इसी कारण से भाषा में परिवर्तन अपरिहार्य है। भाषा आपकी सरल, सपाट और स्पष्ट हो। काव्य भाषा की भावमयता आदि के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। जैसे काव्य में क्या होता है, कभी कभी जो लिखा है उसका वो अर्थ नहीं होता, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो लिखा है उसका वही अर्थ होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करके चीज़ों को बताना चाहिए। यह भाषा सरल और प्रवाह से युक्त होनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पांचवी विशेषता है सुबोधता। सु माने होता है अच्छा, अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से। बोधता माने होता है जानकारी, यानी अच्छे तरीके से समझने के योग्य हो, लोग पढ़े तो समझ जाएं। संक्षेपण सुबोध्य होना चाहिए, इसीलिए जटिलता, सांकेतिकता, यानी इसमें कोई संकेत, कोई जटिल या कठिन काम नहीं होना चाहिए, इसका त्याग आवश्यक है। मूल रचना जटिल, बौद्धिक और सांकेतिक हो सकती है, पर संक्षेपण में इन सबका बहिष्कार करना होता है। जो मूल रचना लिखी वो कठिन है, बौद्धिक है, सांकेतिक है, इस वजह से उसको लोग नहीं समझ पाते। इसी वजह से तो लोग संक्षेपण उसका पढ़ना चाहते हैं, संक्षेप पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो संक्षेप करने वाला व्यक्ति हो, जटिलता को खत्म करे, बौद्धिकता को खत्म करे, सांकेतिकता को खत्म करे, एक सरल, सपाट, सुबोध, सुगम्य, ठीक है, पारदर्शी भाषा का प्रयोग करे, जिसको एक आम जनमानस भी पढ़े तो उसको समझ में चीजें आ जाएं। ठीक है। इसके अलावा छठी विशेषता आप देखेंगे, छठी विशेषता है सुसंबद्धता। देखिए, संक्षेपण के विचारों या तथ्यों में सुसंबद्धता होनी चाहिए। इसका प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध होने पर ही प्रभावी होता है। इस गुण के अभाव में पाठक प्रधान और गौण का भेद नहीं कर पाता है। यानी कि सबसे पहली बात सुसंबद्धता होना चाहिए। विचार और तथ्य में क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। एक विचार दूसरे विचार के बाद आना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से एक विचार दूसरे विचार के बाद आए। और सातवीं बात है शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता भाव की, विचार की और भाषा की हो सकती है। ठीक है, भाव भी शुद्ध हो, विचार भी और भाषा भी। तात्पर्य यह है कि संक्षेपण में वे ही विचार या भाव उल्लिखित किए जाएं या लिखे जाएं जो मूल रचना में पहले से विद्यमान है। मूल रचना से भिन्न तथ्यों की योजना में संक्षेपण अशुद्ध हो जाता है। अगर आप उसको अपनी तरीके से अपनी बड़ी अम्मा बनने लगेंगे उसको लिखने में कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तीरंदाज हैं, और उसमें लीपा पोता रायता फैलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको खुद रायता नहीं फैलाना है, जो रायता पहले से विद्यमान है उसी रायते को थोड़ा सा अपना पी करके उसको थोड़ा कम कर देना है, बस। ठीक है, जो अच्छा रायता है, जो माल मटेरियल ठीक है, उसी को आपको पाठक के समक्ष रखना है, और बाकी रायता जो खराब है उसको आप बाहर कर दें। समझ रहे हैं ना, ये उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। तो ये हो गया आपका संक्षेपण। संक्षेपण का पूरा टॉपिक आपका आज खलास हो गया। ठीक है, अगला आपका आ गया भाई दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है। देखिए, दूसरा प्रश्न है पल्लवन की परिभाषा दीजिए। पल्लवन ठीक विपरीत होता है संक्षेपण के। संक्षेपण में क्या होता था कि कोई मूल रचना या बड़ी रचना होती थी तो उसको हम कम शब्दों में लिखते थे। अब ये कोई कम शब्द की एक जो है मूल अवतरण होगा, उसको हम लंबे या फिर ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे विस्तार से। पहले विद्वान है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी। ये पल्लवन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि किसी सुगठित और गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। यानी कोई सुगठित विचार है, छोटा सा विचार है, गुम्फित है यानी कि एकदम से गुम्फित मतलब समझ रहे हो, गुफ्फा जिसको कहते हैं। जैसे अंगूर है, अंगूर का गुफ्फा एकदम से, जब एकदम से गुच्छा जो होता है एकदम से सटा सटा अंगूर लगा होता है, लेकिन उसको अगर आप तोड़ दो तो बिखर जाता, फैल जाता है। तो अंगूर के गुच्छों को फैला देना, ये पल्लवन आप मान सकते हैं, ये भी एक पल्लवन हो गया। जैसे आम का पल्लव होता है, पल्लव माने समझते हैं, आम का पल्लव होता है, उसमें 7, 8, 10 पाती होती है, उसमें पाती जुड़ी होती, पत्तियां, उस पत्तियों को तोड़ तोड़ करके अलग कर दो, फैल जाती हैं पत्तियां ना, तो वो फैलाव ही एक प्रकार से पल्लवन होता है। पल्लवन का मतलब ही तो गुम्फित विचार है, सुगठित विचार का जो है विस्तार कर दें, वही पल्लवन होता है। सिंपल सी परिभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना, जो भी पॉइंट है उसको विस्तार से समझाना या लिखना। टी.एस. इमाम कहते हैं कि विस्तारण जो होता है किसी भाव या विचार से, किसी भाव से विस्तार या परिवर्धन की क्रिया या विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श होता है जो किसी विषय के उन सभी विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा पुष्ट होता है। जैसे कि कोई भी रचना है, जैसे बिहारी लाल के दोहे हैं या गीता के श्लोक हैं। अब गीता के श्लोक को लिखने के लिए या गीता के श्लोक का व्याख्या करने के लिए उसमें एक एक श्लोक की व्याख्या
10-10 पृष्ठों में करी जाती गीता के, ठीक है। कैसे? जैसे लिखा है कि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापौ न शोषयति मारुतः। अब यहाँ पर नैन मतलब होता है आत्मा, तो नैनम छिद्दन शस्त्राणि, नैनों को यानी आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपका आत्मा शब्द आ गया। अब आत्मा क्या है? अब आत्मा क्या है, इसको आत्मा को लेकर के डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। शस्त्र के द्वारा कैसे आत्मा को नहीं भेदा जा सकता, यानी अब फिर इसमें बताया जाएगा कि भाई देखो, जो आत्मा है अजर अमर और अविनाशी है, ये अलग अलग कोटेशन उठा करके रखा जाएगा, पुष्ट किया जाएगा कि हाँ ये तथ्य बिल्कुल सही है। ऐसे बिहारी लाल का दोहे हैं, जैसे कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में बड़े छोटे होते हैं लेकिन जब उसका विस्तार करने लगे तो बहुत बड़े फैल जाते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं तो बिहारी लाल के दोहे भी एक प्रकार से अपने आप में बहुत जटिल या गुम्फित विचार होते हैं। उनको जब आप विस्तार से उसकी व्याख्या करें तो बड़े पैमाने पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है पल्लवन। डॉक्टर राम प्रकाश या डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्त कहते हैं कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना होती है। इसमें किसी सूत्र, किसी उक्ति, किसी विषय या किसी विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक उक्ति वैचित्रपूर्ण उन्मुख सारगर्भित विस्तार प्रवाहमयी सहज भाषा शैली में किया जाता है। सहारे किसके? अपने कल्पना के सहारे। मौलिक, मौलिक माने जो चीजें पहले से दी गई। उक्ति वैचित्र, उक्ति वैचित्रपूर्ण यानी जो बातें पहले से बताई गई हैं उनको भी उसमें समाहित करते रहना है, पूरी की पूरी बातों को। उन्मुख यानी उसी के उन्मुख हो जो बातें पहले से बताई गई। सार गर्भित यानी उसके सार को एक प्रकार से विस्तार करने वाली हूँ, उसकी चीजों को समझाने वाली हूँ। प्रवाहमयी सहज भाषा शैली, ताकि एक प्रकार से पाठक उसको पढ़े तो जो गुम्फित विचार है उसको पढ़ करके पाठक नहीं समझ पाता है। इस वजह से जब उसका विस्तार से लिखेंगे तो वही जो गुम्फित विचार है जब वो सहज प्रवाहमयी शैली में आएगा तो उसको पाठकगण समझ जाएंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे। तो ये होता है आपका पल्लवन, ठीक है। क्लियर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पल्लवन है आदर्श पल्लवन के गुण बताइए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बनेगा? तो यहाँ पर पल्लवन भी टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा आज। पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन की गुण या विशेषताएं बताएं। तो एक सफल और आदर्श पल्लवन कर्ता अथवा विस्तारक के निम्नांकित गुणों होना अपेक्षित है। एक पल्लवन कर्ता के अंदर या एक आदर्श पल्लवन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, गहन अध्ययन करना जरूरी है। पल्लवन का अध्ययन गहन होना चाहिए। उसे ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन होना चाहिए। पल्लवन के लिए उसके सामने विविध विषय आते हैं, अतः उनका सफल पल्लवन तभी व्यक्ति कर पाएगा जब उसे संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान होगा। इस प्रकार के ज्ञान अर्जन के लिए उसे विविध पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते रहना चाहिए। लगातार समय समय पर जो भी चीज़ें आती हैं उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पल्लवन एक प्रकार से लिख रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। आप गहन अध्ययन आपका होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात, सूक्ष्म निरीक्षण। एक योग्य पल्लवन के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से संयुक्त होकर के वह पल्लवन के लिए दिए गए विषय के मूल भाव को भली प्रकार से पहले समझ सकता है, फिर मूल भाव को हृदय अंगम करके, हृदय अंगम मतलब होता है उसको अपने हृदय में उतार करके उसकी सारी बातों को समझ करके वह विषय के अनुसार पल्लवन का लेखन कर सकता है। तो सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है। जो भी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं उसको पहले समझे, उसको समझ करके अपने हृदय में उतारे, फिर अपने हिसाब से उसको पाठक को समझाने के लिए लिखे। तीसरी बात, तर्क शक्ति होनी चाहिए उसके पास, जो है विस्तारन हो या विस्तारक करता पल्लवन करता हो। पल्लवन को तर्क शक्ति से युक्त होना चाहिए। यह तर्क के द्वारा ही विषय संबंध विचारों का चयन करता है या कर सकता है। वह तर्क के द्वारा ही विषय के मूल भाव का विस्तार कर सकता है और उस मूल भाव पर एक प्रकार से मुहर लगा सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसमें क्रमबद्धता ला सकता है। पल्लवन इसी तर्क शक्ति के द्वारा विषय अनुकूल विचारों का सने सने पल्लवन करता। सने सने मतलब कि धीरे धीरे करके। चौथी विशेषता, चौथा क्वालिटी है कि विवेचना शक्ति उसके पास होनी चाहिए, या फिर पल्लवन में विवेचना शक्ति भी होनी चाहिए। एक विवेचक किसी विषय की विवेचनात्मक व्याख्या करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांत दे करके उसको पुष्ट करता है कि हाँ ये बातें बिल्कुल सत्य हैं जो बातें इसमें कही गई हैं। ठीक उसी प्रकार एक योग्य पल्लवक
कि मूल भाव का पल्लवन करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से समझाना पड़ता ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पल्लवन वैसे आपका लिखा हुआ, तो पल्लवन को मैं समझा करके आपको बता रहा हूँ कि पल्लवन होता क्या है, तमाम उदाहरण आपको दे रहा हूँ। संक्षेपण होता क्या, तमाम उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ। तो ये मैं एक प्रकार से मान लीजिए कि ये विस्तारण, भाव विस्तारण कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी चीज़ को लिखना दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से कोई छोटी विषय वस्तु को समझा करके, बुझा करके लिखना है, बताना ही यही होता है आपका पल्लवन। प्रमाणों के द्वारा उसको पुष्ट करता चला जाता है, इसके लिए उसमें विवेचनात्मक शक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है। पांचवी विशेषता क्वालिटी ये होती, बौद्धिक क्षमता उसके पास होनी चाहिए, यानी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। आदर्श पल्लवक को बौद्धिक क्षमता से भी युक्त होना चाहिए। बुद्धि प्रायः जन्म से ही सभी के पास होती है, इसे अध्ययन अभ्यास के द्वारा प्रखर बनाया जा सकता है। बुद्धि चूंकि मनुष्य के पास होती है, पहले से ही होती है, लेकिन उसका जितना प्रयोग आप करेंगे उतना वो एक प्रकार से प्रखर होती जाएगी, ठीक है। किसी सूक्ति की विस्तृत व्याख्या करने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना किसी व्यक्ति के पास बहुत ही जरूरी होता है, जो पल्लवनकर्ता के रूप में एक प्रकार से विद्यमान होता है उसको। छठी विशेषता निरपेक्षता। देखिए, पल्लवक की दृष्टि निरपेक्ष होनी चाहिए, उसे तटस्थ भाव से अपने विषय का पल्लवन करना चाहिए। उसमें अपने विचार को नहीं थोपना चाहिए, ना तो किसी विचार पर ज़्यादा झुक जाना चाहिए, ना किसी विचार का विरोध करना चाहिए, ठीक है। जो बातें हैं वो बातें वैसे ही बतानी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं पढ़ाने लगूँ सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता में मैंने बताया कि हाँ, हिंदू लोग एक प्रकार से ज़्यादा सांप्रदायिक हैं कि मुस्लिम लोग ज़्यादा सांप्रदायिक। तो मैं ये ना सोचूं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं की जो गलतियाँ हैं उसको मैं दाब दूँ, ठीक है, और मुसलमानों की गलतियां जो उसको जानबूझ करके उजागर कर दूं। नहीं, मुझे तटस्थ भाव से आकर के उसको बताना होगा बच्चों को कि हाँ, हिंदुओं में जो हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना है वो, और मुसलमानों की जो कट्टरता है वो, ये सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। और तीसरी बात, राजनीतिक जो एक प्रकार से जो कुछ लोग हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक रोटियां इसमें सेक रहे हैं। तमाम प्रकार के जाति धर्म के लोग जो है आपस में वैमनस्यता फैला करके अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी। तो जब हम खुल करके सामने बताएंगे पूरा हो करके, अब मैं वो नहीं देखूंगा कि मैं हूँ क्या उस समय, मैं शुक्ला हूँ कि मैं पाणे हूँ कि मैं मौर्या हूँ कि मैं यादव जी हूँ, इसको मुझे नहीं ध्यान करना कि मैं शेख हूँ कोई या फिर मैं अकमल हूँ, इसको हमको नहीं ध्यान देना होगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मुझे केवल ये ध्यान देना होगा कि मैं एक टीचर हूँ और हमारे समक्ष बहुत सारे बच्चे हमारे समक्ष देख रहे हैं, हमको इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो एक पल्लवनकर्ता को सेम ऐसे ही रिएक्ट करना होता है। किसी मुद्दे पर अगर वो लिख रहा होता है, किसी मुद्दे पर अपने विचारों को रख रहा होता है, फिर उस पर पल्लवन कर रहा होता है, तो ऐसे में वो अपने विचार को, निजी विचारों को ना थोपे, जो बातें बताई गई हैं उसका उचित तरीके से वर्णन करे, ठीक है, किसी के पक्ष में ना किसी के विरोध में, एक तटस्थ भाव से। उसे तटस्थ भाव से अपने विषय का पल्लवन करना चाहिए। उसे किसी विशेष विचार, दृष्टिकोण, भाव आदि से जो है प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष भाव से किया गया पल्लवन ही आदर्श पल्लवन कहलाता है। उसको किसी के प्रति झुकना नहीं चाहिए, ठीक है, जो वास्तविक है उसको बताना चाहिए। अगला, भाषा सामर्थ्य। देखिए, पल्लवन में प्रयुक्त एक शब्द का विशेष महत्व होता है। एक आदर्श पल्लवन की संरचना में शब्द चयन का विशेष महत्व होता है। यह शब्द चयन वही पल्लवक कर सकता है जिसका भाषा पर अधिकार हो, भाषा को विषय के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग हो, उसकी अभिव्यंजना शक्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब पल्लवन लेखक को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। तो भाषा सामर्थ्य भी एक पल्लवनकर्ता के पास होनी चाहिए, तभी वह अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख पाएगा, चीज़ों को समझा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भाव पल्लवन को समझा और संक्षेपण को समझा। संक्षेपण और पल्लवन का जो पूरा चैप्टर था आज के वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया, ठीक है। तो बस यहाँ से ऐसे ही प्रश्न दोनों से आते हैं, इससे अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपको मैंने बता दिया पल्लवन क्या है और संक्षेपण क्या है। अब आगे भी और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं खूब। देखिए, प्रश्न आपका, हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का परिचय दीजिए। दीर्घ लघु उत्तरीय का प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आता है। हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइट के नाम बताएं। देखिए, पहली वेबसाइट है आपकी विकिपीडिया हिंदी। देखिए, विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार माना जाता है। आज जो कुछ भी आप नहीं जानते, आप गूगल पर विकिपीडिया पर सर्च करेंगे, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। अब विकिपीडिया का हिंदी वेबसाइट भी आ गया है, जहाँ से हम किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, ठीक है। तो विकिपीडिया हिंदी पहली वेबसाइट है हिंदी भाषा की। दूसरी बात, अगली है आपकी शब्दकोश, ठीक है। भाषा सीखने वालों के लिए शब्दकोश वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हम अपनी
वोकेबलरी जो होती है उसको मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और नए नए वर्ड्स को हम सीख सकते हैं। हिंदी शब्दकोश जो एक प्रकार से विद्यमान है, ऑनलाइन आप देखते हैं, तो ये भी एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप भाषा पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तीसरी जो वेबसाइट है हिंदी भाषा की वो है हिंदी मतलब की हिंदी खोज, ठीक है। हिंगखोज, ठीक है। हिंगखोज के शब्दकोश की तरह ही हिंगखोज भी एक जो है डिक्शनरी वेबसाइट है जिसमें, और यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, हिंगखोज के माध्यम से। इस वेबसाइट का ऐप भी है जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस ऐप पर कोई भी मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही होती है, इस एप्लीकेशन पर डालेंगे तो आ जाएगी, गूगल करेंगे तो गूगल पर हिंगखोज वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगली वेबसाइट है। और चौथी वेबसाइट है हिंदी की, जो वो है कौन सी है, उसका नाम है जो है गजेट 36 मतलब कि 360, गजट 360 की अगर बात की यानी गजट 360। तो गजट के दीवानों के लिए गजट्स 360 या 360 हिंदी वेबसाइट का सबसे मस्त वेबसाइट है। यहाँ पर नए नए जो है गजेट्स, जैसे कि आप देखते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, यूनिक गैजेट्स के बारे में हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 वेबसाइट बड़ी फेमस हैं, गजट 360, हिंगखोज, शब्दकोश एंड विकिपीडिया हिंदी। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है तो ये आ सकता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देख। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, बहुत ही फेमस प्रश्न है, आते लघुत्तरी में कई बार आया हुआ है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, या प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का एक समूह होता है। किसका? प्रोग्राम का, नियम का, क्रियाओं का समूह होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ही कोई प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आते हैं वो सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से आते हैं। प्रोग्राम, कोई नियम हो रहा है, कोई क्रिया कंप्यूटर कर रहा है तो वो सब सॉफ्टवेयर में ही डिसाइड होता है, सॉफ्टवेयर में ही वो सब इकट्ठा होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। किसके बीच में? कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में जो तालमेल है, समन्वय है, कौन स्थापित करता है? सॉफ्टवेयर स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फोन में पहले से होते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, यानी हार्डवेयर जो होता है उसको क्या करना है। ये सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो है हार्डवेयर क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करना है, क्या करना है और किस प्रकार करना है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। सॉफ्टवेयर जो है बताता है किसको? हार्डवेयर को, कि आपको ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोग्राम सेट करना है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। प्रश्न, वेब पेज किसे कहते हैं? देखिए, वेब पेज जो होता है सूचना का एक अंश होता है। वेब पृष्ठों को HTML कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है HTML, ठीक है। इसका प्रयोग करके निर्मित किया जाता है क्या? वेब पेज या वेबसाइट निर्मित करी जाती है। HTML एक पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। वेबसाइटों को बनाने के लिए किया जाता है, वेब पृष्ठों को बनाने के लिए किया जाता है HTML का प्रयोग, ठीक है। यह वेब पेज यही होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, ई शिक्षण क्या है? ई माने होता है इंटरनेट, ठीक है। और आपका अगला होता है शिक्षण, माने होता है पढ़ाई या ट्रेनिंग करना। देखिए, ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण होता है। यानी जब हम कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह शिक्षा जो होती है वो ई शिक्षा या ई शिक्षण कहलाती है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा यानी वेबसाइटों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षा, कंप्यूटर में देखते हैं वीडियोस वगैरह। आभासी कक्षाएं, जैसे आभासी कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं जो आप देख रहे हैं हमको, ये भी एक आभासी कक्षा है। और डिजिटल सहयोग सम्मिलित होता है। आप वेबसाइट पर, गूगल पर सर्च करके पढ़े, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर ई शिक्षा के अंतर्गत मिलेगा। तो ई शिक्षा आप सभी लोग जान गए कि इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसी को ई शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्लॉग किसे कहते हैं या ब्लॉग का तात्पर्य बताएं। ब्लॉग, ये प्रश्न कई बार आया हो परीक्षा में, सारे क्वेश्चंस वैसे पूछे ही गए हैं, इसी वजह से इसमें रखे गए हैं। देखिए, ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है जिसे उल्टे कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात पुराने पृष्ठ व पोस्ट नीचे होते हैं
और नवीन प्रकाशित पोस्ट व पृष्ठ सबसे ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं वेब ब्लॉग में। ब्लॉग को अकेले व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा लिखा जा सकता है। कोई भी ब्लॉग जो होता है वो अकेले व्यक्ति भी लिख सकता है और वो चाहे तो एक टीम बना करके लिख सकता है। इस पर ब्लॉगर किसी विषय विशेष पर अपने विचार को प्रकाशित करता है तो ब्लॉगिंग होता है। आजकल ब्लॉगिंग वीडियोस के माध्यम से भी खूब लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा फर्स्ट ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मतलब होता है कि किसी मुद्दे पर, किसी जगह के बारे में आपको बता रहे हैं कि भाई ये जगह ऐसी है, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। तो या फिर आप उसको पहले लिखते थे, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से भी करते हैं, लिखते भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी प्रश्न आया हुआ है कई बार, कई विश्वविद्यालयों में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आपका स्वयं पोर्टल क्या है, बताएं। देखिए स्वयं जो है एक स्टडी वेबसाइट है या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्पीकिंग माइंड्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग स्पीकिंग या स्पीकिंग माइंड्स, ठीक है, यानी युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, इसका हिंदी में मतलब होता है। स्वयं का हिंदी में मतलब क्या होता है? युवा आकांक्षी, ऐसे आकांक्षी मन जिनको ऐसे युवा जिनका मन जो है सक्रिय अधिगम, अधिगम माने तो सीखने के लिए, लगातार वो सीखने के लिए एक प्रकार से किसी चीज को जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक वेब अध्ययन होता है ये, ठीक है। स्वयं एक स्टडी पोर्टल है ये, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्पीकिंग माइंड्स, ठीक है, यानी युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन होता है स्वयं, ठीक है। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है, एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा विकसित किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है स्वयं। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा जो करी गई थी 1 फरवरी 2017 को बजट में पेश की गई थी। जब आम बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2017 को, उसमें भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसे 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया, 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था आम बजट के साथ इसको संसद में, ठीक है। ये था स्वयं पोर्टल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शोध के प्रकार बताएं। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, और शोध का एक मतलब होता है अन्वेषण, खोजबीन, ठीक है, या रिसर्च करना। देखिए शोध कार्य में शोधकर्ता किसी तथ्य को या किसी फैक्ट को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंध में प्रदत्त माने जो आंकड़े पहले से मिले हैं उसको एकत्र करता है, या उस तथ्य के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करता, सूचना इकट्ठा करता है, और उन्हीं तथ्यों के या उन्हीं प्रदत्तों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि समस्त शोधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब शोध जो होते 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, एक होते मूलभूत शोध और एक होते व्यूहत शोध, ठीक है, शोध, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो शोधकर्ता क्या करते हैं, पहले किसी मुद्दे को पढ़ते हैं, किसी तथ्य को बार बार देखते हैं, फिर उस तथ्य के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन जानकारी को आप वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के बाद में उस पर रिसर्च करते हैं कि का विश्लेषण करते हैं, प्रत्येक चिन्हों की व्यवस्था में उसको सेट करते हैं, उसके बाद में उस पर अपनी राय देते हैं, संकल्पना बनाते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है, उसको सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर उसको एक प्रकार से समन्वयीकरण का सिद्धांत आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि शोध जो होता है एक रिसर्च होता है, जो कि किसी मुद्दे को लेकर के उस पर बार बार रिसर्च की जाती है। शोध के चरण बताएं। देखिए शोध की प्रक्रिया में मुख्यतः 6 सोपानों का अध्ययन किया जाता है, जो कि निम्नांकित है। 6 चरण होते हैं इसमें। पहला चरण क्या होता है बेटा? शोध प्रक्रिया का पहला चरण होता है समस्या, किसी भी समस्या, कोई भी आपको पहली बात तो शोध करना, आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, आगे चल करके पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी में भी आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। पीएचडी में भी आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहली बात, कोई समस्या आपको मिलेगी, उस समस्या का आपको चुनाव करना होगा कि किस मुद्दे पर आपको रिसर्च करना है। दूसरी बात, परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे, यानी कोई एक नियम बनाएंगे कि इस नियम के अकॉर्डिंग या इस तरीके से हम जो है इस समस्या का चयन कर, या इस समस्या का जो है निर्धारण करेंगे, या समस्या के बारे में हम, या समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे हम, ठीक है। तो समस्या का समाधान हम एक परिकल्पना बनाएंगे कि हम ऐसे करके तमाम प्रकार के काम को करके फिर एक नियम बनाएंगे। तो परिकल्पना मतलब होता है एक सांचा बना लेना, एक खाका तैयार कर लेना कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है। तीसरे चरण में आपका आता है शोध की रूपरेखा तैयार करना, कि शोध हमको कैसे करनी, किस तरीके से करनी, क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें।
चौथे चरण में हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं। प्रदत्त माने होता है आंकड़ा, डाटा। फिर हम डाटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अलग इस समस्या से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी लोगों से मिल करके, बातचीत करके, इंटरव्यू लेकर के लोगों का, या फिर उस स्थान पर निरीक्षण परीक्षण करके हम तमाम प्रकार की जानकारी, डाटा को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में पांचवा चरण होता है प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं, यानी जो डाटा हमको मिला अलग अलग जगहों से, उन डाटा पर हम रिसर्च करते हैं, उन डाटा को विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन डाटा पर सोचते हैं, समझते हैं, अपनी बुद्धि बल मतलब सबका प्रयोग करके उससे निष्कर्ष निकालते हैं। और उसी निष्कर्ष जब निकल जाता है तो छठवें चरण में हम उस निष्कर्षों का क्या कर दे, प्रतिपादन कर देते हैं। इस तरीके से सिद्धांत बन करके सामने आता है, यानी इस समस्या का समाधान जो होता है वो इस निष्कर्ष के रूप में जो होता है मिल जाता है। तो इस तरीके से शोध में एक प्रकार से समस्या के चुनाव से लेकर के समाधान तक कुल मिलाकर के 6 चरणों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया गुजरती है। क्लियर? ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है शोध को लेकर के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, यूनिकोड क्या है। देखिए, यूनिकोड का आशय होता है एक समान मानकीकृत कोड जिससे सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसको यूनिकोड कहते हैं। यह प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, जो कि एक प्रकार सभी लिपि में, चाहे रोमन लिपि हो, चाहे वो देवनागरी लिपि हो, किसी भी लिपि में अपने आप पे सुटेबल कर लेता है, वो कोडिंग कर लेता है। यूनिकोड मुख्य रूप से नंबर से संबंधित है, या प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित करके अक्षर व वर्गों को संग्रहित करता है। यूनिकोड की स्थापना यूनिकोड स्टैंडर्ड, जो कि आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों और मानकों में पाठ की प्रस्तुति को निर्दिष्ट करता है, उसके विकास और विस्तार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है, जिसे यूसीएस यानी यूसीएस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट यानी ISO IEC 10646 मानक भी कहा जाता है। तो यूनिकोड बेसिकली यही होता है कि एक कोड होता है जो कि हर एक लिपि के लिए, हर एक लिपि चिन्हों के लिए एक नंबरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की भाषा में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कई सारे क्षेत्रों में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग सबसे पहली बात तो टिप्पणी लेखन में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। दूसरी बात प्रारूपण लेखन में होता है। तीसरी बात संक्षेपण में। चौथी बात प्रतिवेदन लेखन में, रिपोर्ट तैयार करने में, कोई कार्यवृत्त लेखन में, कोई कार्य का विवरण लिखने में, ठीक है। प्रारूप माने कोई मसौदा तैयार करने में, ठीक है। कार्यालयी अनुवाद में भी एक प्रकार से कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो कार्यालयी हिंदी का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में करते हैं, चाहे संक्षेप लिखना हो, चाहे टिप्पणी लिखना हो, प्रारूप लिखना हो, फलवन लिखना हुआ, प्रतिवेदन लिखना हो, कार्यवृत्त लेखन हुआ, कार्यालयी अनुवाद करना हुआ, तो इन सभी का यानी कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पल्लवन लिखने में उतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ, पल्लवन भी उसी में आता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य कार्यालयी हिंदी में या कार्यालयी हिंदी के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। इसीलिए किए जाएं जिससे भारत की जो अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए जो नीतिगत निर्णय हैं उनसे परिचित हो पाएँ, और जब अपनी भाषा में कोई निर्णय आएगा तो उसको जनता भी जान पाएगी, समझ पाएगी। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच सके जनता तक, तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा, ठीक है। इसी वजह से राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई और हिंदी को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए तमाम काम भी किए गए और वर्तमान में जारी भी हैं। तो कार्यालयी हिंदी का ये उद्देश्य है कि ताकि आम जनता तक सारी बातें, जो सरकार की नियम कायदे हैं, योजनाएं हैं, वो जनता तक, आम जनता तक पहुंच सके, यही उद्देश्य है कार्यालयी हिंदी का। अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के बीच में क्या संबंध है, स्पष्ट करें। देखिए, सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं उन्हें इस बात का भान नहीं रहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में भी जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालयी हिंदी भाषा है या नहीं है। इसलिए लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी का संबंध निम्नलिखित है। देखिए, सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की व्याकरणिक संरचना भी एक सी होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कार्यालयी हिंदी जो होती है थोड़ी सी जटिल होती है। उसका प्रयोग आम जनमानस डेली के डेली नहीं करता है, उस किसी विशेष परिस्थिति में ही करता है जब उसको ऐसे काम संपन्न करने होते हैं।
जबकि आप देखते हैं व्यवहारिक हिंदी हम आम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं वो व्यवहारिक हिंदी है। जब हम बैंकों में कोई जो है लिखते हैं, अपना आवेदन पत्र लिखते हैं या कोई एक प्रकार से कोई भी पत्र लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं, तो वो सारे में जो होता है उसमें हम सामान्य हिंदी का प्रयोग ना करके कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है बताएं। देखिए, पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी जाएं। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है डैकोइटी। अब डैकोइटी जो है हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको हम डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इसको लेकर के पूरा विस्तार से वीडियो मैंने बनाई हुई, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल, उसको आप देख लीजिएगा। तो जैसे डैकोइटी शब्द हो गया। अब डैकोइटी के लिए हमने क्या कर दिया, डकैती शब्द कर दिया हिंदी में। अब डैकोइटी ये रोमन जो है लिपि में लिखा, मतलब कि रोमन, मतलब कि अंग्रेजी में है डैकोइटी, डैकोइटी, लेकिन ये हिंदी में हमने कर दिया इसको, ठीक है, डकैती करके। तो ये क्या होगा, ये परिभाषिक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, डकैती का यही मतलब होगा, ये 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो वही डकैती हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो यही मतलब कि किसी चीज की सीमा बांध दी जाए किसी शब्द की कि उसका अर्थ वही होगा, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। अगला प्रश्न, पद नाम से क्या आशय होता है। देखिए, पद नाम जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला पद दूसरा नाम। हिंदी में पद का मतलब होता है स्थान या ओहदा। ठीक है, इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। डॉक्टर हरदेव बाहरी एक बड़े अच्छे भाषाविद हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है डिजिग्नेशन। ठीक है, जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, उसी प्रकार से उसकी पहचान भी होती है। उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का भी अपना पद होता है। और पद का निर्धारण कार्य के स्तर के हिसाब से होता है, भेद या तात्पर्य के आधार पर, कार्य का अंतर के हिसाब से क्या था कि भाई कोई एसओ है, कोई एसएचओ है, कोई जो है एसआई के पद पर है, कोई सिपाही के पद पर है, तो उसका पद होता है। जैसे कि आप देखते हैं अध्यापन करने वाले को हम क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, तो ये पदनाम हो गया, अध्यापक पदनाम हो गया। ठीक है, चूंकि वो अध्यापन करता है इस वजह से इसको अध्यापक कहते हैं, तो ये पदनाम हो गया। ऐसे ही परीक्षण करने वाले को परीक्षक कहते हैं, चूंकि वो परीक्षा ले रहा है इस वजह से इसको परीक्षक कहते हैं। ऐसे ही निर्देश देने वाले को निर्देशक कहते हैं, चूंकि वो निर्देश दे रहा होता है। तो इस प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, इसी को हम पदनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पदनाम आपको तात्पर्य होगा कि भाई जैसे अध्यापन का काम करा तो अध्यापक हो गया। ठीक है, इस तरीके से। टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, बढ़िया प्रश्न। देखिए, टिप्पणी जो है एक मसौदा होता है। टिप्पणी जब टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफल है, यानी कि टिप्पण लिखने की प्रक्रिया के बाद में टिप्पणी तैयार होती है। ठीक है, टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो जाता है, याद आ जाती है, और स्वाभाविक सी बात है। लोग भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को एक ही मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। टिप्पणी वह अभियुक्ति है जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अर्थात टिप्पण लिखने की एक कला या प्रक्रिया का नाम है। टिप्पण लिखा जाता है, लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है, और जो लिख करके जो एक कागज का चिट्ठा तैयार होता है वो टिप्पणी कहलाता है। जो लिखी हुई बातें हैं वो टिप्पणी होती है। डॉक्टर ईश्वर दत्त सील कहते हैं कि जिस प्रकार संक्षेप करने की कला को संक्षेपण, विस्तार करने की कला को विस्तारण, उसी प्रकार टिप्पणी करने की कला को टिप्पण कहा जाता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफल है। ठीक है, प्रतिफलित रूप है। अस्तु टिप्पणी एक परिभाषिक शब्द है, इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। ठीक है, तो टिप्पणी एक प्रतिफल है और टिप्पण उसकी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के द्वारा, टिप्पण के द्वारा ही टिप्पणी निकला हुआ है। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, पल्लवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया और डॉक्टर सुमन सिंह जी कहती हैं, उनकी पुस्तक है संक्षेपण और विस्तारण नाम की पुस्तक लिखी। उसमें लिखा कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र, कथ्य या लोकोक्ति, नीति वचन या सूक्ति, गुम्फित भाव या विचार रूपी कली को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कोई कली है वो फूल बन जाए,
कोई छोटा विचार है वो बड़ा हो जाए, तो वही विस्तारण हो, जिससे उसका अर्थ रूपी सौरभ सामान्य जनों की सहज रूप में मिल जाए। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं, मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है, बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, भाषा शैली में निखार आ जाता है तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है जब आप पल्लवन पढ़ते हैं। तो पल्लवन का ये महत्व होता है। प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज। प्रश्न आया हुआ है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतया छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें 3 भागों में विभाजित यानी बांटा जा सकता है। पहला होता है इनपुट उपकरण, इनपुट माने जो उसके कंप्यूटर के अंदर है, इनपुट डिवाइस। दूसरे होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ये, क्लियर। और एक होता है आउटपुट उपकरण, जो बाहर से जुड़े हुए होते हैं। तो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। इस तरीके से 3 उपकरणों या 3 भागों में कंप्यूटर को विभाजित करते हैं, इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। ये सब नोट डाउन करते चलेंगे, मतलब इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कौन सी संक्रियाएं करता है? तो कंप्यूटर मूल रूप से कई संक्रियाएं करता है। पहली बात तो कंप्यूटर डाटा और निर्देश पहले पढ़ता है और फिर उसको ग्रहण करता है, पढ़ करके समझता है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर डाटा और निर्देशों को इकट्ठा करता है, भंडारित करता है। फिर इसके बाद में कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं और उनके क्रम को नियंत्रित करता है, जो भी काम करना होता है प्रक्रियाएं तमाम करता है। इसके अलावा यह उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है, फिर उसके बाद में उसको रिप्रेजेंट भी करता है। तो कंप्यूटर के कई सारे काम होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के गुण बताएं, यानी क्वालिटी क्या होती है। देखिए, पारिभाषिक शब्दों के निम्न गुण यानी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता पारिभाषिक शब्द की, पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता, सबसे पहली बात, सरल होता है, सपाट होता है, उसमें संदिग्धता बिल्कुल भी नहीं होती, जो लिखा है उसका वही अर्थ है और उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। तो कोई पर्यायवाची शब्द भी पारिभाषिक शब्दों के नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रायः एक शब्दीय होते हैं ये, पर नाम को छोड़ करके, नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन हाँ, एक शब्द के अच्छे परिभाषिक शब्द ज़्यादा बेटर होते हैं। तीसरी बात, प्रायः परिभाषिक शब्द यथासंभव छोटा, सरल, व्याकरण अनुकूल होना अपेक्षित होता है, यानी कि अगर आप परिभाषिक शब्द जो है छोटा है, सरल है, व्याकरण के अनुकूल है, तो बढ़िया परिभाषिक शब्द माना जाता है। इसके अलावा परिभाषिक शब्द सार्थक होना आवश्यक है, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ के कोई शब्द परिभाषिक नहीं हो सकता, यानी जो पर्टिकुलर शब्द है उसका अर्थ एक ही निकलना चाहिए। परिभाषित शब्द का उच्चारण सुगमता पूर्वक, यानी कि बहुत सरल तरीके से आप उसका उच्चारण कर पाएँ, यह भी आवश्यक होता है। तो ये सारी विशेषताएं परिभाषिक शब्द की है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसको देखा। देखिए, जो है प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषिक शब्दों के उल्लेख कीजिए। देखिए, प्रशासन में जो 4 प्रशासनिक शब्द में, प्रशासनिक जो है प्रयोग में जो 4 शब्द ऐसे हैं जो परिभाषिक शब्द मतलब परिभाषिक शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, उनमें उनका नाम बताएं। देखिए, जैसे है एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है अभिकथन, ये परिभाषिक शब्द है। हिंदी अंग्रेजी में एलिगेशन, हिंदी में अभिकथन। ऐसे ही फंड जो है परिभाषिक शब्द है, फंड को निधि कहते हैं। ऐसे ही ग्रांट, ग्रांट माने होता है अनुदान, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी विश्व अनुदान, मतलब कि जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऐसे होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट माने होता है संयुक्त। तो इस तरीके से ये परिभाषिक शब्द हैं किसके, प्रशासनिक प्रयुक्ति में, जो प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही आपसे तमाम प्रश्न पूछेंगे। तो वाणिज्य प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषिक शब्दों के नाम बताएं जो वाणिज्य में प्रयुक्त होते हैं। वाणिज्य माने कॉमर्स में, व्यापार वगैरह में। देखिए, वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित परिभाषिक शब्द देखें। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को उत्पादन शुल्क कहते हैं, यानी जो आप कोई माल उत्पादित कर रहे होते हैं उस पर जो शुल्क लगता है वही होता है। दूसरा होता है जीएसटी, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं जीएसटी को। ऐसे ही आपका होगा स्टेट ड्यूटी, इसको संप्रदा शुल्क कहते हैं। ऐसे ही बजट हो गया, बजट का अपना अर्थ होता है, ठीक है, एक वर्ष का एक पूरा लेखा जोखा होता है आय और व्यय का, क्लियर। तो ये होता है वाणिज्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ परिभाषिक शब्द। ऐसे ही विज्ञान में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम भी आपको लिखना है। आइए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कई बार आए हुए हैं। जैसे होगा एसिड सेंसिटिव, एसिड सेंसिटिव यानी अम्ल संवेदी जो तत्व होते हैं वो, ये परिभाषिक शब्द है। ऐसे ही आपका होता है जो है गेंट सेल, ठीक है, जाइंट सेल, जाइंट सेल मतलब होता है महाकोशिका। इसके अलावा लिमिट साइकिल, जिसको आप सीमा चक्र कहते हैं।
मशीन मैन यानी जिसको आप मशीनक कहते हो, तो ये सब पारिभाषिक शब्द है अपने आप में, ठीक है। ये बात आप जैसे मशीन मैन था, यहाँ पर हमने मशीनक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये पारिभाषिक शब्द है जो कि विज्ञान में, साइंस में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझे, पढ़े, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आप कह सकते हैं इसको, पत्र लेखन का अभिप्राय और महत्व बताएं। देखिए समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का आश्रय लेता, पहले था, अब आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम भेज देते हैं, इसे ही पत्राचार कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के आसपास भेजते हैं या एक दूसरे के पास भेजते हैं, ठीक है। पत्र लेखन की परंपरा अत्यधिक पुरातन है, मनुष्य के पढ़ने लिखने के साथ साथ पत्र लेखन का भी शुभारंभ हुआ है। घर से दूर रहने वाले अपने सगे संबंधी, पारिवारिक जन अथवा मित्र आदि के संबंध में हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं तथा पत्र डाल करके अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। यह सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। समाज में उसके अनेक प्रकार के संबंध होते हैं अलग अलग व्यक्तियों से, तो अलग अलग व्यक्तियों को अपने भाव विचार या अपने जो है चीज़ों को बताने के लिए पत्र लिखता है व्यक्ति। उसके अपने जीवन में भी अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, समय समय पर अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, कोई फंक्शन हुआ तो भी पत्र लिख करके भेजा जाता है, आयोजन होता है तो उसमें, ऐसी स्थिति में पत्र के माध्यम से व्यक्ति दूर स्थित अपने सगे संबंधियों को अपने परिचितों से संपर्क स्थापित करते हुए समस्त सूचनाएं प्रदान कर सकता है। पत्र का संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है, अतः पत्र संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक उपयोगी, सुलभ और सुंदर माध्यम एक प्रकार से है। आजकल तो पत्र उतना पत्राचार होता नहीं है समाज में, एक विशेष कार्यों के लिए एक सरकारी कार्यालय में पत्राचार बचे हुए हैं, बाकी आजकल शादी ब्याह में या मुंडन में या फिर तेरहवीं में कार्ड या छपता तो भी एक पत्र के रूप में ही जाता है, लेकिन वह पत्र आप देखते हैं कि अपने ही आसपास भेजा जाता है। वैसे व्हाट्सएप पर आजकल चल रहा है, ईमेल के माध्यम से सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पत्राचार जो होता है वो आज भी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आवेदन पत्र किसे कहते हैं। देखिए आवेदन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र होगा, ठीक है। यानी कोई अपने बड़े अधिकारी को लिखता है आवेदन पत्र की, हम कोई चीज़ मांग रहा होता है, चाहे छुट्टी मांगने की बात हो या फिर कोई अपने नौकरी में प्रमोशन की बात को लेकर के हो, सारी चीज़ें, या सैलरी बढ़ाने को लेकर के हो, आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता या छुट्टी की प्रार्थना करी जाती है कि हमको छुट्टी दे दी जाए या हमको कोई और चीज़ें जो चाहिए होती है उसके लिए लिखा जाता है। आवेदन पत्र लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आवेदन पत्र जो होता है सबसे पहली बात सरल और कम शब्दों में लिखा जाए ताकि जो अधिकारी है वो तुरंत पढ़े, तुरंत समझ में आ जाए। दूसरी बात, आवेदन पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी है, यानी किस विषय को लेकर के आप छुट्टी मांग रहे हो या किस विषय पर आपने लिखा है वो विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। विषय आप जरूर लिखें एकदम अलग से हेडिंग डाल करके। विषय ना लिखने से छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन विषय लिखा होने से पढ़ने वाले को पहले ही समझ में आ जाता है कि ये पत्र आखिरकार लिखा किस लिए गया है। तो ऊपर सबसे पहले विषय लिख दे कि किस विषय पर हमने लिखा है। आवेदन पत्र किस संदर्भ में है ये विषय में तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा पढ़ करके ही ऊपर। इसके अलावा आवेदन पत्र की भाषा औपचारिक होती है, यानी कि एक ठीक ठाक लैंग्वेज में लिखी जाए। इसमें केवल आप अपने कार्य से संबंधित बातें ही लिख सकते हैं, ज़्यादा उसमें आल्हा माठा नहीं लिख सकते कि भाई खूब बढ़ा चढ़ा करके लिखे, नहीं, सरल शब्दों में, सरल हो, कम हो, औपचारिक हो, बढ़िया शब्द में लिखे हो, और यही होना चाहिए। अनर्गल बातें लिखने से बिल्कुल बचना इसमें चाहिए। क्लियर। अब देखिए मान लेते हैं एक पत्र आपको लिखना है, महाविद्यालय से छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। कैसे तैयार करना, आइए लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं आपको एक छुट्टी के लिए, आपको महाविद्यालय में, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बीए बेसिक कर रही हैं या कर रहे हैं, उसमें आप पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि हमको छुट्टी मिल जाए प्रिंसिपल साहब से, तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा कामा लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे पत्र में लिखते समय, आवेदन पत्र लिखते समय आप बहुत गलतियाँ कर देते हैं। चाहे आप इसको किसी बैंक के कर्मचारी को, मतलब अधिकारी को लिख रहे हैं या कहीं पर लिख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से लिखने का काम करें। सबसे पहले लिखें सेवा में, फिर एक छोटा सा कामा, फिर लिखें श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, या जो भी प्राचार्य लिखेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य आपके स्कूल तक ही होते हैं, प्राचार्य आपके जो होते हैं ये होते हैं बड़े लेवल पर, ठीक है, यानी कॉलेज वगैरह में होते हैं, ठीक है, या प्रोफेसर महोदय, आप जो भी लिख दें। अब श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर नीचे उसके जस्ट इसी के सामने से यहाँ देखें, ये लाइन देखें,
और ये लाइन सीधे मतलब इस तरीके से कि यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो श्री सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहाँ पर आप चाहें तो ये एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको नहीं लगाएं तो भी काम चलेगा। फिर आप महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, महाविद्यालय का पता लिखेंगे, और फिर उसके जस्ट नीचे जो है आप विषय डालेंगे हेडिंग, और विषय डाल करके एक योजक चिन्ह लगाएंगे, यानी इस तरीके का ये जो चिन्ह माने ये, ठीक है। और लिखेंगे कि 2 दिन के अवकाश हेतु हमने पत्र लिखा। अब यहीं से क्लियर, जैसे उसने पढ़ा कि सेवा प्रदान, तो तुरंत विषय पर उसका फोकस जाएगा। और विषय चाहे तो आप तारांकित भी कर सकते हैं, तारांकित मतलब इस तरीके से आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। किस विषय पर आपने लिखा, तो विषय तुरंत 2 दिन के अवकाश हेतु आपने तुरंत लिखा कि 2 दिन की छुट्टी के लिए हमको एक प्रकार से ये पत्र लिखा जा रहा है। तो तुरंत यही पढ़ करके, चाहे तो उसके पास टाइम नहीं तो आगे का ना पढ़े कि क्या मामला है क्या नहीं है, ठीक है, तुरंत यही पढ़ करके छुट्टी का समय है उसके पास तो दे देगा। लेकिन अगर उसको लगे बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है तो नीचे पढ़ेगा। लेकिन अगर उसको कहे कि भाई हाँ छुट्टी चाहिए, इसको तुरंत यहीं से देख करके कहा चलो छुट्टी साइन कर दिया, हो गया, जाओ, ठीक है। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई हमारे पास कर्मचारी कम है, ऐसी स्थिति में, या हम बच्चों को छुट्टी नहीं देना चाहते हैं, या कोई बहुत जरूरी काम है बच्चे का, तो पहले उसके बाद में वो नीचे पढ़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, तो ये हो गया आपका विषय, आपका होगा विषय के नीचे आप लिखेंगे जहां से आपने वहां पर सेवा में लिखा था, सेवा में के ठीक सामने आपको लिखना है। यहाँ पर देखें, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को फोकस करेंगे। सेवा में के ठीक नीचे लिखेंगे महोदय या श्रीमान महोदय, जो भी आप लिख पाए, यानी सीधे लिखिए महोदय, फिर एक कामा, फिर यहाँ से आप लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ करके, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ करके लिखी जाती है हमेशा से, कुछ भी लिखें चाहे कोई भी काम लिखें, तो सेवा में फिर यहाँ से लिखेंगे सविनय नम्र निवेदन है या विनम्र निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का कक्षा, यानी फलाने कक्षा, क्योंकि मैं बीए जो है 2nd सेमेस्टर का छात्र हूँ, ठीक है, 2nd सेमेस्टर का छात्र हूँ, या बीए, या फिर हम जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है द्वितीय वर्ष या फिर प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी आप हो। मैं कल शाम से बीमार चल रहा हूँ। अब आप जिस बीमारी से एक प्रकार से ग्रसित है वो बीमारी का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसका विवरण यहाँ पर लिखेंगे कि मैं जो है हमको बुखार है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर हमको क्या है, सारी बीमारी का नाम लिखें, या जो भी आपका कारण हो। मुझे चिकित्सक ने 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं महाविद्यालय में दिनांक, यानी जो भी आपकी तारीख हो उस दिनांक को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, दिनांक आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 2000 मान लेते 2025 चल रहा तो 2025 यहाँ पर डाल देंगे। मान लेते आपका मार्च या अप्रैल महीना चल रहा तो मान लेते अप्रैल चल रहा तो अप्रैल आप डाल देंगे, मार्च चल रहा मार्च डाल देंगे, जो भी आपका महीना चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप तारीख चले तो मान लेते 5 तारीख, मैं वैसे डाल रहा हूँ 5 तारीख, ठीक है। अब 5 से तो यहाँ पर क्या होगा 7 तारीख, ठीक है, चौथा महीना 2025, यानी आप हेडिंग डाल देंगे ऐसे। ये मैं आपको डाल रहा हूँ, मतलब कि वैसे डाल दिया हूँ हेड, ये सब आप जिस हिसाब से लिखना चाहें उस जिस दिन आपको चाहिए छुट्टी तक उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, लड़की है तो पाऊंगी, लड़का है तो पाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से इतना आपका पूरा हो गया, मुख्य पृष्ठ हो गया। इसके नीचे लिखेंगे अतः, अतः प्रार्थना है, क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन के लिए अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। फिर इसके बाद नीचे आप लिखेंगे सा धन्यवाद, ठीक है, आप इधर भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। सा धन्यवाद, दिनांक आप इधर डाल दीजिएगा, दिनांक जिस दिन आपने लिखा है ये पत्र वो दिनांक पड़ेगी। और यहाँ पर ये आपका आज्ञाकारी शिष्य ना लिख करके आप यहाँ पर भी इसको आपका आज्ञाकारी शिष्य वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों स्थितियों में मान्य होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, छात्र या छात्रा का अपना नाम लिखेंगे, मैं फलाना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखूँ तो मैं अपना नाम शिवम शुक्ला लिख सकता हूँ। कक्षा मान लेते हैं कि हम तो भैर आगे पढ़ चुके हैं आपसे, जो भी आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम है सुमित तो आप सुमित लिख देंगे, या आपका नाम है सुशीला तो सुशीला आपने लिख दिया, ठीक है। कक्षा आपने लिख दिया कि बीए द्वितीय सेमेस्टर हमारा है, रोल नंबर अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा, और आपका अगर वो मिला हो क्या नाम है अनुक्रम, रोल नंबर अनुक्रमांक होता है उसी को अनुक्रमांक संख्या आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ को डाल करके अपना महाविद्यालय में छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी छुट्टी, ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से बैंक में लिखना हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आवेदन पत्र लिखने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार बताइए। देखिए, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरकारी पत्र क्या होता है, जब एक कार्यालय के द्वारा एक सरकारी कार्यालय के द्वारा किसी दूसरे सरकारी कार्यालय को जब पत्र लिखा जाता है तो उसी को सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात, सरकारी पत्र जो इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र ही सबसे पहला होता है। दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र,
डेमी या फेसियल लेटर। डेमी या फेसियल लेटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि जैसे कोई जो है जब एक सरकारी कार्यालय के अधिकारी अपने जो है दूसरे सरकारी कार्यालय के अधिकारी से पत्र के माध्यम से यानी व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं, यानी एक सरकारी कार्यालय का पत्र दूसरे सरकारी कार्यालय के व्यक्ति को जाता है, तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। सरकारी कार्यालय सामूहिक रूप से लिखेगा तो दूसरे कार्यालय को लिखेगा, कार्यालय का वहां पर लिखेगा, तो वहां पर वो आपका सरकारी हो गया। लेकिन कोई सरकारी कार्यालय का किसी मतलब ए सरकारी, कोई ए सरकारी कार्यालय है और कोई बी सरकारी कार्यालय है। अब यहाँ से एक व्यक्ति मान लेते हैं कोई मुकेश हैं, अब मुकेश का जो है यहाँ पर एक कोई सुरेश है, तो सुरेश से बहुत बैठता है। अब सुरेश से चूंकि बहुत बैठ रहा है मुकेश का, तो मुकेश बहुत ही प्रेम में पड़े हुए हैं सुरेश के, कहते हैं कि भैया तो अब फोन नहीं अलाउ है तो ये पत्र लिख करके यहाँ पर भेज दिए। ये कोई मामला ऑफिस का ही मामला होगा, लेकिन मुकेश सुरेश को लिखेगा व्यक्तिगत तौर पर, ये होगा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है। तीसरा होता है परिपत्र, परिपत्र माने होता है सर्कुलर। चौथा होता है कार्यालय आदेश, कोई कार्यालय का आदेश आपको जारी करना होता है। परिपत्र भी एक प्रकार सर्कुलर जारी किया जाता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी परिपत्र जारी करती है। ठीक है, किसके लिए, महाविद्यालयों के लिए, या महाविद्यालय जारी करते किसके लिए, अपने छात्रों के लिए, तो वो आपका सर्कुलर होता है, परिपत्र होता है। कार्यालय आदेश क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर होता है। कोई ऑफिस का ऑर्डर आ गया कि कोई ऑफिस के तमाम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऑर्डर लिख करके एक प्रकार से कहा गया भी ये करना है आप सभी को। राजपत्र हो गया, यानी जिसको आप गजट कहते हैं। ठीक है, तो यानी राजपत्र मतलब कि राज्य के बारे में सरकार ने जो आदेश दिया है कर्मचारियों को आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। छठा होता संकल्प पत्र, जिसमें आप एक प्रकार से संकल्प लेते कि हमको ये करना है ये नहीं करना है। इसके अलावा अधिसूचना, नोटिफिकेशन जिसको आप कहते हैं, इसे अधिसूचना यूनिवर्सिटी से आती है कि भाई क्या है कि आपकी परीक्षा इतने तारीख से इतने बजे से होगी, या आपका अधिसूचना जारी करता है यूनिवर्सिटी महाविद्यालय सब। पृष्ठांकन भी ऐसे होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति भी होती है। प्रेस विज्ञप्ति जैसे कि आप प्रेस जो है आप करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति मतलब कि जैसे कोई न्यूज वाले ने क्या किया, अब न्यूज वाले को बुला करके आपने क्या कर दिया, प्रेस मीटिंग कर दी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है प्रेस को बता दे कोई चीज़, या प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बता दे कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, या एक प्रकार से हमने ये किया है। जैसे मैच के दौरान या मैच के बाद में आप देखते हैं कि रोहित शर्मा या फिर जो विराट कोहली जाते हैं तो बोलते हैं कुछ, तो वो चीज़ें प्रेस विज्ञप्ति में शामिल हो सकती हैं। द्रुत पत्र माने होता है एक्सप्रेस लेटर, यानी बहुत तीव्र गति से भेजा जाए कि भाई तीव्र या तत्काल प्रभाव में कोई काम करना चाहिए, इसके लिए पत्र लिखना हो तो द्रुत पत्र हो जाता है वही। इसके अलावा मितव्ययी पत्र, मितव्ययी मतलब होता है कि इसको आप जो है सेविंग ग्राम कह सकते हैं, मितव्ययी पत्र। ठीक है। 12वां होता है मतलब कि अनौपचारिक टिप्पणी, जिसको आप अनऑफिशियल लेटर कहते हैं, जो कि कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई मतलब कि औपचारिक नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक है। 13वां होता है कार्यालय ज्ञापन, यानी ऑफिस जो है इसको बोलते हैं मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया जाता है, जिसको आप ज्ञापन कहते हैं, मेमोरेंडम भी कहते हैं। ज्ञापन जारी करवाया जाता है आप मतलब कि कार्यालय के लोगों को। अनुस्मारक होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है जैसे कोई किसी व्यक्ति ने, किसी कार्यालय ने किसी दूसरे कार्यालय को कोई पत्र लिखा था, या किसी व्यक्ति ने कोई पत्र लिखा था, या किसी सरकार ने जो है किसी मतलब कोई व्यक्ति ने किसी पत्र लिखा था, किसी आपदा किसी के गांव में, मान लेते कोई आपदा आ गई थी हमारे गांव में, मान लेते हमारे गांव में कोई आपदा आ गई। अब उस आपदा को लेकर के हमने पत्र लिखा कि हमको जो है इतनी आपदा हुई है, आपदा विभाग को हमने लिखा। ठीक है, अब आपदा विभाग को पत्र लिखा कि आपदा हो गई, इसकी जान माल का पूर्ति करे, इसको हम हमारी रक्षा करे। अब वहाँ से कोई जो है निर्णय नहीं आता उस आपदा को लेकर के, या कोई हमारा मुद्दा नहीं, उस पत्र को नहीं देखा जाता, तो 10-15 दिन तक हम वेट करते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा से उसी पत्र को लिखते, वो पत्र संख्या डालते हैं और अनुस्मारक में लिखते हैं कि भाई फला तारीख को फला डेट में फला समय पर हमने फला मुद्दे पर एक पत्र लिखा था, वो पत्र आपके ऑफिस में गया है, उस पर तत्काल प्रभाव से आप निर्णय लें। उस पर आपने निर्णय नहीं लिया है तो प्लीज़ मैं आपको उस पत्र को पढ़ने की एक जो है नोटिफिकेशन देता हूँ कि फिर से आप पढ़ें इसको। ठीक है, जैसे आप कहते हैं अनुस्मारक में क्या होता है, जैसे कि आप एक बार आजकल व्हाट्सएप पे अनुस्मारक समझे, व्हाट्सएप पे कैसे होता है, जैसे आपने एसएमएस किया किसी व्यक्ति के पास हाय, ठीक है, हाय आपने एसएमएस किया, उधर से आ गया हेलो। ठीक है, फिर आपने लिखा इधर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इधर से आ गया कि इधर से एसएमएस आया कि खाना खाया। ठीक है, और खाना ऐसे कैसे, ऐसे नहीं आएगा, वो दूसरे तरीके से आएगा कि मेरे फलाने ने खाना खाया, मेरे बाबू ने ताना ताया कि नहीं ताया, तो ये वाला आएगा इधर से। अब इधर से ये आया और इसने पूछा था कि क्या हो रहा है। अब इस क्या हो रहा है का ये रिप्ले जो है
ये फलाने नाम की जो है कोई मान लेते हैं कोई बच्ची है, ठीक है, ये बी नाम की कोई बच्ची है, ए नाम का कोई ये लड़का है, ठीक है। तो ए ने कहा हाय, इसने कहा हेलो, इसने कहा कि क्या हो रहा है, तुरंत इसने दूसरा क्वेश्चन किया कि खाना खाया क्या, तो ये कहेगा हाँ खाना खाया, हाँ खाया। फिर इधर से कोई बात आई, कल कॉलेज चलोगे, यानी कि कल कॉलेज आना है, इधर से इसमें से आया कि कल कॉलेज आना है, ये पूछ रही है। लेकिन इसके इस क्वेश्चंस का जवाब जो है इसने नहीं दिया। अब जो है ये जो होगा ए नाम का जो लड़का होगा वो अनुस्मारक के रूप में क्या करे, मेमोरेंडम कैसे देगा, ये एक प्रकार से मेमोरेंडम इस तरीके से देगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको एक प्रकार से ऐसे टच करेगा, कुछ देर तक टच करे रहेगा, उस पर आएगा रिप्ले वाला, इधर वाला ऑप्शन। एक होता है फॉरवर्ड का, एक होता है इधर रिप्ले करने का, ठीक है। तो फॉरवर्ड करेंगे दूसरे लोगों के पास, उसको भेजेंगे इस एसएमएस को, और इधर करेंगे तो आपका क्या होगा, इधर वाला भेजेंगे। तो इधर में क्या होगा, इसको भेजने के बाद इसी पे लिख करके दो डाट लगा करके इसे भेज देंगे, 2-3 डाट लगा करके भेज देंगे, या फिर बोल देंगे इसका रिप्लाई आपने नहीं दिया, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न को याद दिलवाने के लिए कि शायद बी नाम की बच्ची भूल गई होगी कि हमने पूछा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, नाना प्रकार के क्वेश्चंस करने लगी, लेकिन इसका जवाब नहीं आया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर इसको या फिर एक बार रिप्ले किया, रिप्ले दोबारा मतलब कि एक बार हाय किया, हाय का रिप्ले ही ना आए, फिर उसने कहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप कौन बोल रहे हो, उसका रिप्ले ही ना आए, तो फिर बार बार उस रिप्ले मतलब एसएमएस करता रहे, तो वो होता है मेमोरेंडम करने की, भाई हमने पूछा था आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो ये डॉट वाली बिंदी भी आजकल एक मेमोरेंडम का काम कर रही व्हाट्सएप पर, आप लोग जानते होंगे। तो वही होता है कि भाई जब एक कार्यालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो वो कार्यालय उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, कोई उस पर जो है कार्य नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में फिर से दोबारा से उसी पत्र के संदर्भ में उसी डेट वगैरह डाल के भाई फलाने तारीख को हमने फला मुद्दे पर एक पत्र लिखा था, ठीक है, उस पत्र का रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं आया, उसका रीजन बताएं और क्यों एक प्रकार से नहीं आया, जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय लेने का कष्ट करें, ऐसे लिख करके हम भेजते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं, सॉरी रिमाइंडर बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, अनुस्मारक। अगला होता है प्रतिवेदन, रिपोर्ट होता है, किसी मुद्दे पर किसी चीज पर कोई घटना घटित हुई, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना, उस पर लिखना कि भाई कैसे कोई घटना हुई, किस तरीके से हुई, वही रिपोर्ट होता है, प्रतिवेदन होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं बताएं। डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र, इसमें निर्धारित क्रियाविधि के पालन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सर्वप्रथम शीर्ष पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या और दिनांक लिखा जाता है, यानी ऊपर लिखा होता है अर्ध सरकारी पत्र और संख्या भी लिखी होती है, कौन सी संख्या का अर्ध सरकारी पत्र और दिनांक भी लिखा होता है। तीसरी बात, जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो जिसकी कार्रवाई में बहुत देर हो चुकी हो और सरकारी स्मरण भेजने पर भी, यानी कि कोई हमने स्मरण पत्र भी भेजा है लेकिन उस पर कोई निर्णय ना लिया गया हो, तो उपयुक्त जवाब ना मिला हो, तो भेजे जाने वाले पत्रादि अर्ध सरकारी पत्रों के ढंग के हो जा सकते हैं, तब उसको हम किसी व्यक्ति को पर्सनली भेजते हैं। यानी एक कार्यालय, मानते कोई ए कार्यालय था, किसी बी कार्यालय को पत्र लिखा, उस पत्र पर कोई निर्णय नहीं आया, फिर उसको लेकर के फिर अनुस्मारक भी लिखा गया, उस पर भी निर्णय नहीं आया, ठीक है, दोनों में स्थिति में नहीं आया, तो फिर क्या होगा, एक कर्मचारी का कोई व्यक्ति, मान लेते कोई जो है राम नाम का कोई व्यक्ति ए में काम कर रहा था और यहाँ पर श्याम नाम का कोई व्यक्ति काम कर रहा था। अब राम और श्याम की आपस में पकड़ थी, भाई दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे पत्र के माध्यम से। अब जो ए का बॉस होगा, एक कंपनी का मतलब सरकारी कर्मचारी का जो अधिकारी होगा, वो राम के पास आएगा कि भैया राम, आपका बी वाले कार्यालय में कोई संबंध है, तो राम कहेंगे हाँ भैया श्याम से हमारा संबंध है, तो कहेंगे अच्छा श्याम से आपका संबंध है, तो कहेंगे हाँ श्याम से संबंध है, तो कहेंगे अच्छा तुम क्या करो कि श्याम को एक पत्र लिखो, किसके बारे में, जो मुद्दा यहाँ पर था उस मुद्दे पर आप श्याम को डायरेक्ट पत्र लिखो, तो श्याम को डायरेक्ट पत्र राम लिखेगा, तो ये आपका हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। इस तरीके से ये होता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र की और भी विशेषताएं हैं जिसको आगे चल करके हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और भी मॉडल पेपर आपका आएगा। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर दे दिया, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट बीए सेकंड सेमेस्टर मैंने इसका भी मॉडल पेपर दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। मात्र 100 रुपीज़ फीस लगेगी। 9161 93 60 62 में आपको और कहीं मतलब कुछ पढ़ने की या कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम तुरंत लिख करके बेटा आप भेज दें, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और यूनिवर्सिटी नेम सब्जेक्ट नेम सब लोग को लेकर के भेजेंगे किस पर, इस नंबर पर 9161 93 60 62 पर। और इसके लिए आपको आपके लिए क्या किया जाएगा, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा,
उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे, ठीक है। या किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, जो अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो आप किसी भाई से या अपने दोस्त से या साइबर कैफे से जाकर के आप सेंड करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसके बाद में आपको इसमें 3 सब्जेक्ट यानी जो आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी तो हो ही जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के मॉडल पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और जो आपकी बार 2025 में क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालय के, वो भी आपको ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मात्र 100 रुपये में आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। 100 रुपये आपके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक बार मार्केट जाएंगे आपके 100 रुपये तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये में आपके लिए इतनी धाकड़ व्यवस्था की गई है क्रैश कोर्स के रूप में, जिसको आप पढ़ करके उच्च से उच्च नंबर या अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखें। इसमें क्या होगा, को करिकुलर की तैयारी भी हो जाएगी। इसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना है। 10 से 15 प्रैक्टिस सेट उसके हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ में जो लाइव क्लासेस होंगी 2-2, 3-3 घंटे की, वो भी आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल आपको मात्र और मात्र 100 रुपये में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ जो होगी बड़ी धाकड़ होगी, जिसको आप एग्जाम टाइम में बहुत कम समय में पढ़ करके अपनी परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, और जो भी प्राइवेट वीडियोस वगैरह होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा जियोग्राफी के साथ साथ जियोग्राफी हो ही गया, ठीक है। जियोग्राफी का भी आपको मिल जाएगा। ह्यूमन जियोग्राफी का 2 यूनिट 3 यूनिट का समाप्त हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और इसके अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, और संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। और तमाम क्लासेस, अच्छा, एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल लिखित मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, लिखित सब टाइप का मिलेगा। दोनों टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसा भी आप पढ़ पाएंगे सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ये जो क्वेश्चंस मैं देता हूं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैं रिसर्च करता हूं दिन रात, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करता हूं ताकि आप बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को जान पाएं, समझ पाएं और पढ़ पाएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।